अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज उमैर खान फ्रॉम एस्पायर कॉलेज टोगर कैंपस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर। अब हम पहले देखेंगे कि ये मेटल डिटेक्टर क्या होता है। अब अक्सर बड़े मॉल्स या हॉस्पिटल्स वगैरह में जाएं तो वहाँ पे उनके पास एक डिवाइस लगी होती है जिसकी मदद से वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास कोई मेटल की चीज़ तो मौजूद नहीं है। और अगर आपके पास एक मेटल की कोई भी चीज़ मौजूद हो तो आपने देखा होगा कि उस डिवाइस में से साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, आज हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैसे वो मेटल डिटेक्टर जो है मेटल्स को डिटेक्ट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। तो मेटल डिटेक्टर जो है, सबसे पहले हम लोग इसके सर्किट की तरफ देखें तो मेटल डिटेक्टर के अंदर हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट किया होता है। तो हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर को क्योंकि पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है तो ये तो हमारे पास एक ऑसिलेटरी सर्किट हो गया, जिसे हमने आरएलसी पैरेलल सर्किट में डिस्कस किया था कि जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर को आप पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल है वो ऑसिलेट करता है इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान। तो एलसी सर्किट इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेटर। अब इसके अंदर हमारे पास जो सिग्नल है वो ऑसिलेट कर रहा होता है। अब वो सिग्नल कैसे ऑसिलेट करता है, जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही चार्जेस को स्टोर करते हैं, लेकिन कैपेसिटर जो चार्जेस को स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो इंडक्टर चार्जेस को स्टोर करता है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। अब जब इन दोनों को हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे तो जो सिग्नल हम प्रोवाइड करेंगे कैपेसिटर को तो हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो उस डिस्चार्जिंग के दौरान जो सिग्नल मूव करेगा इंडक्टर में से तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और इंडक्टर जब डिस्चार्ज होगा तो उसी एनर्जी से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सिग्नल है वो इन दोनों के दरमियान ऑसिलेट करना शुरू कर दिया है और हमारे पास इन दोनों के दरमियान चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंटिन्यूस जारी रहेगी अगर तो मेरे पास एक आइडियल सिस्टम है। तो आइडियल सिस्टम के अंदर हमारे पास, जैसे कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम में भी हमने पढ़ा था कि अगर एक आइडियल सिस्टम है तो वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा और उसमें कोई भी एनर्जी जो है वो जाया नहीं होगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि आइडियल सिस्टम नहीं होता तो जब सिग्नल ऑसिलेट कर रहा होता है इनके दरमियान तो कहीं ना कहीं एनर्जी जाया हो जाती है। तो वो जो एनर्जी जाया होती है फिर हम लोग यहाँ से, क्योंकि पीछे एक एडिशनल सर्किट भी कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ पे एडिशनल सर्किट इस वजह से क्योंकि हमारे पास मेटल डिटेक्टर के अंदर सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर ही अटैच नहीं होते बल्कि और भी डिवाइसेस अटैच हुई होती हैं। तो हमारे पास और भी सर्किट कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमने उन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस नहीं कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेटरी। अब ये जो एडिशनल सर्किट है ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अगर ड्यूरिंग द ऑसिलेशन कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा तो ये एडिशनल सर्किट इसको वोल्टेज क्या कर रहा होगा, प्रोवाइड कर रहा होगा, ताकि सिग्नल एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें से क्या करता रहे, ऑसिलेट करता रहे। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ऑसिलेटरी सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है वो ऑसिलेट कर रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर के दरमियान। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, एक फ्रीक्वेंसी जो ये प्रोड्यूस करेगा उसको मैं कह देता हूं FA। अब ये एक ऑसिलेटरी सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास एक सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है। अब सेम इसी तरह का मैं एक और ऑसिलेटरी सर्किट ले रहा हूं। अब यहां पर देखें दो ऑसिलेटरी सर्किट मेरे पास मौजूद हैं और दोनों ऑसिलेटरी सर्किट जो है इन दोनों के अंदर जो सिग्नल मूव कर रहा है वो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। अब ये जो ऑसिलेटरी सर्किट है इस ऑसिलेटरी सर्किट को मैं A कह देता हूं और यहां पर मैंने एक और ऑसिलेटरी सर्किट ले लिया और इसके मैं कह देता हूं B। अब ये दोनों ऑसिलेटरी सर्किट जो है इन दोनों के अंदर सिग्नल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो सिग्नल इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है उसे मैं कह देता हूं FB। अब इनिशियली ये दोनों ऑसिलेटरी सर्किट जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रीक्वेंसी है FA, और इस ऑसिलेटरी सर्किट के अंदर जो सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है वो जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, FB। तो इनिशियली क्योंकि दोनों ऑसिलेटरी सर्किट सिमिलर हैं तो मैं कहूंगा कि FA इज इक्वल टू FB। तो ये दोनों जो ऑसिलेटरी सर्किट हैं इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो यहां तक आपने देखा कि हमारे पास दो ऑसिलेटरी सर्किट मौजूद है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अभी जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, और जो इंडक्टर है वो हमारे पास स्टोर करता है किसे, मैग्नेटिक एनर्जी को। अब जो ऑसिलेटरी सर्किट है, क्योंकि इसके अंदर सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है, अब जो सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है इसे हम लोग इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और बुक में आपकी लाइन लिखी हुई जस्ट लाइक अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, जिस तरीके से मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है। अब ये मैस स्प्रिंग सिस्टम कैसे ऑसिलेट करता था, हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी मैस स्प्रिंग सिस्टम है तो मैस स्प्रिंग सिस्टम एक मीन पोजीशन के गिर्द अपने आप को कंटिन्यूसली क्या रखता है, अपनी मोशन को कंटिन्यूसली जारी रखता है। तो आप देखिए मैस स्प्रिंग सिस्टम अपने आप को कंटिन्यूस क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है खास पॉइंट के गिर्द, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होता है एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के दरमियान, इसी तरीके से हमारे पास सिग्नल भी इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान। अब मैस स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ये एक मैकेनिकल ऑसिलेटर है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है ये मेरे पास एक मैकेनिकल ऑसिलेटर है, जबकि जो एलसी सर्किट है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं कि किस फ्रीक्वेंसी के साथ इसमें सिग्नल ऑसिलेट कर रहा है, तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी आरएलसी सीरीज सर्किट में, और हमने कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। अब अगर इस ऑसिलेटरी सर्किट की मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं इस फार्मूले की मदद से उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इनिशियली जब मेटल डिटेक्टर, अब आपने क्या करना है कि इस मेटल डिटेक्टर को हम लोग बैकवर्ड रखते हैं, और ये वाला जो मेटल डिटेक्टर हमारे पास जो ऑसिलेटरी सर्किट है ना, ये सर्किट हमारे पास फ्रंट पर होता है। अब जब कोई भी मेटल आएगा ना तो इसके सामने आएगा, ये जो है हमारे पास ये पीछे मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी पर जब कोई भी मेटल आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब मेटल आएगा वो इसके पास आएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वो चेंज करेगा, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है आगे नीचे किसके पास जा रही है, नीचे हमने एक और नीचे डिवाइस लगाई हुई है बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ये क्या करेगा, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, डिफरेंस लेगा। अब ये बीट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि द स्लाइटर डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी इज नोन एज बीट, और जब दो फ्रीक्वेंसी के दरमियान स्लाइटर डिफरेंस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, बीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है ना, इसने क्या करना है, इसने इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस लेना है, और अगर इन दोनों फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस हुआ तो जो बाकी नेट हमारे पास वोल्टेज बचेगा वो हमारे पास आगे स्पीकर के पास चला जाएगा। अब ये जो हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं ना, वो सिग्नल बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पल्स, वोल्टेज की फॉर्म में ही है। तो हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, ये है बेसिकली वोल्टेज ही। तो जब इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस लेंगे FA माइनस FB, तो हमारे पास जो बाकी सिग्नल बचेगा वो भी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज ही होगा, और वही वोल्टेज जब आगे हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्पीकर को तो स्पीकर के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ मेटल, अगर कोई मेटल वहां पर मौजूद नहीं है तो हमारे पास ये दोनों ऑसिलेटरी सर्किट जो है सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे इन द एब्सेंस ऑफ मेटल बोथ LC सर्किट प्रोड्यूस सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो उस वक्त हमारे पास FA इज इक्वल टू FB, ये जो FA है ये इक्वल होगा FB के। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल है और बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के बाद जब ये दोनों सिग्नल आए तो उसने तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेना है। तो जब इन दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लेगा तो क्योंकि दोनों इक्वल है तो डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो आगे हमारे पास क्या वोल्टेज, क्या पल्स गई, हमारे पास आगे कोई सिग्नल नहीं जाएगा और स्पीकर में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन हम जैसे ही कोई भी मेटल इसके पास लेकर आते हैं, अब देखें मैं इसके पास एक मेटल डिवाइस ले आया, अब जैसे ही हमारे पास ये मेटल डिवाइस जो है, ये एक नाइफ मेरे पास आ गया जी, जैसे ही नाइफ इसके पास में लेकर आया तो क्या होगा, अब
जो इंडक्टर है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो आपने पढ़ा जब कोई भी मेटल मैग्नेटिक फील्ड के पास आए तो वो मेटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेटल की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो हमारे पास जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पास ये मेटल आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी, इस मेटल की तरफ बेंड हो जाएंगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इस मेटल की तरफ शिफ्ट होंगी तो इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई। और वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड शिफ्ट हो गई टुवर्ड मेटल। इस मेटल के पास वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। तो हम कहेंगे कि जब मेटल को पास लेकर आएंगे तो इस इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएंगी और जिसकी वजह से इसकी इंडक्टेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इसकी इंडक्टेंस डिक्रीज हो गई तो अब हमारे पास इस ऑसिलेटरी सर्किट की जो इंडक्टेंस थी LB वो हमारे पास अब ग्रेटर है किससे, LA से। तो हम कहेंगे कि LB इज ग्रेटर देन LA, इंडक्टेंस ऑफ दिस B ऑसिलेटरी सर्किट इज ग्रेटर देन द इंडक्टेंस ऑफ A ऑसिलेटरी सर्किट। अब हमने क्या पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, हमने पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ इंडक्टेंस। अब जिसकी इंडक्टेंस कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने देखा कि इस ऑसिलेटरी सर्किट की इंडक्टेंस कम हो गई, तो जब इसकी इंडक्टेंस कम हो गई तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर हम क्या कहेंगे कि FA इज ग्रेटर देन FB। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई और इस B ऑसिलेटरी सर्किट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी नीचे बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को मिलेंगे, अब आप देखें कि जो FA है वो हमारे पास क्या है, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा हो गई है, और जो FB है वो हमारे पास क्या है, शॉर्टर है, वो फ्रीक्वेंसी कम है। तो जब बीट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को ये सिग्नल मिलेंगे तो हमारे पास जब इनकी वो बीट लेगा तो हमारे पास इनका डिफरेंस लेने से कोई ना कोई सिग्नल लाजमी प्रोड्यूस होगा, और वही सिग्नल जब आगे स्पीकर को मिलेगा तो स्पीकर क्या कर देगा, साउंड प्रोड्यूस कर देगा। और आप देखते हैं कि जैसे ही कोई मेटल की डिवाइस पास आती है तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास वो स्पीकर जो है वो साउंड को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।